गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाया था। सुन रहे हैं ना आप लोग ध्यान से? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया गया था। पहली बात तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये पीरियोडिक टेबल को में भी हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया बच्चों। इस पीरियोडिक टेबल में भी हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया। बच्चों मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता था द फिजिकल एंड केमिकल the physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। बच्चों यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। ये कहना था जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो किसका पीरियोडिक फंक्शन थी? उनके एटॉमिक मासेस का। बच्चों नोट किया जाए, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट एक साथ आएंगे। मेरी बात सुन रहे हैं बच्चों बहुत ध्यान से? पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स एक साथ आएंगे। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ था। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक साथ आएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। इन्होंने एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। इन्होंने कहा था एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक साथ आएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक साथ आएंगे। आप इस बात को नोट किया जाए। नोट किया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग सब समझते हैं। 1 to 1 है ना? 1 to 1 हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं। मेंडलीव के वक्त तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे बच्चों? 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ द मेंडलीव। 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था। बच्चों 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 12 हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने क्या बोला था? सीरीज बोला था। बच्चों बताओ मेंडलीव के केस में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितनी सीरीज थी? 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको सीरीज बोला गया। बच्चों ग्रुप का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो दैट ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। और जो फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप तक जितने थे उनको डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में। फर्स्ट से लेकर 7th तक जो थे उनको डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में, एक ए में और एक बी में। बच्चों 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको सीरीज बोला गया। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। फर्स्ट से लेकर 7th तक को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया। नोट किया? फर्स्ट से लेकर 7th को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया। अच्छा जो 8th ग्रुप था बच्चों, जो 8th ग्रुप था उसमें 3 रोज थी। 8th ग्रुप में 3 रोज थी जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स थे। आप सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। 8th ग्रुप में 3 रोज थी जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स थे और ये ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बताया था। ये ट्रांजिशन मेटल को बताता है। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक, कोबाल्ट, निकल, आयरन एक्सेट्रा।
ट्रांजिशन मेटल को बताता है एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप में टोटल कितनी रोज थी? 3 रोज थी, और उसमें टोटल मिला के कितने एलिमेंट थे? 9 एलिमेंट। जो जीरो ग्रुप था बच्चों, वो किसको असाइन किया गया था? जो जीरो ग्रुप था वो इनर्ट गैसेस को असाइन किया गया था। जीरो ग्रुप किसको असाइन किया गया था? इनर्ट गैसेस को। और इन्होंने कहा था जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। मेरी बात सुन लीजिए बहुत। एट द टाइम ऑफ द मेंडलिक ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, 12 हॉरिजॉन्टल रोज इन सीरीज बोला गया। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप को हमने सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया। 8th ग्रुप में 3 रोज आती हैं जो ट्रांजिशन मेटल की होती है, टोटल 9 एलिमेंट आते हैं। जीरो ग्रुप किसको असाइन किया गया? इनर्ट गैसेस को। और जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऐसा बोला था सर मेंडलीव ने। जल्दी लिख लो, जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिख लो। लिख लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा समझना है। 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, 12 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड सीरीज, ग्रुप वर्टिकल कॉलम। फर्स्ट से 7th तक सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किए गए। 8th ग्रुप में 3 रोज थी, ट्रांजिशन मेटल की सीरीज थी, 9 एलिमेंट थे, जीरो ग्रुप इनर्ट गैसेस को। और जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब बच्चों मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अब इनके अगर मैं मेरिट्स की बात करूं बच्चों, इनकी अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, मेरिट्स की, तो इनके मेरिट्स क्या थे? जो बच्चों सबसे बड़ी मेरिट थी, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्होंने उनके लिए भी जगह छोड़ दी थी। और उनका इवन सोचे, जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ, इवन इन्होंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी और ये भी बता दिया ये एलिमेंट जब भी आगे डिस्कवर होगा तो इसकी जगह कौन सी होगी और ये कहां प्लेस होगा और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। आप सोचे कितना ब्रिलियंट ब्रेन होगा कि जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, उसका नाम भी बता दिया और यह भी बता दिया ये एलिमेंट जब भी डिस्कवर होगा ये यहां होगा। आप सोचे कितने, मतलब मेंडलीव कितने ज्यादा तेज होंगे, कितना ब्रिलियंट ब्रेन होगा कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बता दिया ये जब डिस्कवर होंगे तो ये कहां प्लेस होंगे और उनका नाम भी बता दिया। जैसे बच्चों ईका बोरोन, इसका नाम क्या है? स्कैंडियम। ईका बोरोन मतलब स्कैंडियम। ईका अल्यूमिनियम मतलब गैलियम। ईका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। ईका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। ईका बोरोन मतलब स्कैंडियम। ईका अल्यूमिनियम मतलब गैलियम। ईका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। ईका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। बच्चों इसको याद रखने का तरीका सोचो, इसको आप याद रख सकते हैं बीएससी से। ये दो बच्चे हैं आलू और गालू, उनके नाम से भी याद रखा जाता है। इसको याद रख सकते हैं सीता और गीता से, और इसको याद रख सकते हैं एमटेक से। अब आप समझो इसको कैसे याद किया जाता है। यह ट्रिक बताई जाती थी बच्चों। आलू और गालू दो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी की है। आलू और गालू दो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी की है, और सीता और गीता दो लड़कियां जिन्होंने एमटेक की है। आलू और गालू दो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी की है, सीता और गीता दो लड़कियां जिन्होंने एमटेक की है। आलू और गालू दो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी की है, और सीता और गीता वो दो लड़कियां जिन्होंने एमटेक की है। इसको ऐसे याद किया जाएगा। मेरी बात समझे बिल्कुल। ईका बोरोन का स्कैंडियम, ईका बोरोन स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, ईका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, ईका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। ये जिन एलिमेंट्स को उस समय डिस्कवर नहीं थे इन्होंने उनके लिए जगह छोड़ दी थी, एज वेल एज उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, एज वेल एज उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। ईका बोरोन मतलब स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, ईका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, ईका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। सुन रहे हैं? ईका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम, नोट करो।
ठीक है, मेरिट्स में एक तो ये आ गया, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये मेरिट्स में आ गया। मेरिट्स में इन्होंने एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया था, इन्होंने एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया था बच्चों, एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया था, एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया था। अच्छा, किन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया था? यूं बेईमान इंसान और पंडित, यूं बेईमान इंसान और पंडित, इनके एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया था। सर मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया था, कौन कौन थे? यूं बेईमान इंसान और पंडित, ऐसे याद रख सकते हैं, यूं बेईमान इंसान और पंडित। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन भी किया था बच्चों, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन भी किया था। अच्छा, ये तो हो गई बात। डीमेरिट्स की बात क्या थी? डीमेरिट्स की बात क्या थी? डीमेरिट्स, इनकी इसमें ड्रॉबैक क्या थे? अब ड्रॉबैक नंबर 1 था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। कॉमन सी बात है बच्चों, आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चों, आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन इसलिए नहीं फिक्स है क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है। आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिलती है, तो आज भी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चों। एक चीज, ये आइसोटोप्स में फेल हो गए। आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, क्या फॉर्मूला होता है? 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो इनके मासेस तो अलग अलग थे। जब इनके मासेस अलग अलग थे तो इनको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में, बट उन्होंने इन तीनों को एक साथ प्लेस किया था। बच्चों, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हैं और इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगा हुआ था, तो इन तीनों को अलग अलग पोजीशन असाइन होनी थी, बट इन तीनों को उन्होंने एक साथ रख दिया था, इन तीनों को एक साथ रख दिया था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बच्चों समझो मेरी बात को कि हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तीनों के मासेस अलग अलग हैं, तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज था। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज होगा तो इनको सेपरेट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट इन तीनों को इन्होंने एक साथ रख दिया था, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कितने डीमेरिट हो गए? 2 डीमेरिट हो गए, 2 डीमेरिट हो गए। इन्होंने एटॉमिक मासेस का करेक्शन किया था, ये इनका मेरिट। किन किन को करेक्शन किया था? यूं बेईमान इंसान और पंडित। डीमेरिट में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप्स को सेपरेट पोजीशन नहीं दे पाए, आइसोटोप्स को सेपरेट पोजीशन नहीं दे पाए, ये नहीं बता पाए कि आइसोटोप्स को सेम डिफरेंट पोजीशन असाइन होनी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स, उनके मासेस अलग अलग हैं, उनके मासेस अलग अलग हैं, तो उनको पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी, बट ये नहीं बता पाए कि इनको हमने अलग अलग पोजीशन क्यों नहीं दी, इनको एक साथ क्यों रख दिया। बच्चों जो तीसरा डीमेरिट था, वो ये था कि ये अपने ही कंसेप्ट को गलत साबित कर गए। मतलब कुछ केसेस में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सिमिलर करने के चक्कर में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट फेल हो गया। बच्चों, अगर ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सेम करने जा रहे थे तो मासेस अलग अलग हो रहे थे, और अगर मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने जा रहे थे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट ही गलत कर दिया। नहीं समझे? डीमेरिट में इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में इनका पीरियोडिक टेबल है बच्चों, तो आप खुद समझो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया गया है, बट कुछ केसेस में ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में मासेस के ऑर्डर को गलत कर गए। बच्चों, एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम करना चाह रहे थे तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट फेल हो गया। जैसे कौन कौन से पेयर थे? एनोमलस पेयर बोला जाता है, तेरी इच्छा, ऐसे याद रखा जाता है। टेरिलियम 127.5, आयोडीन 127, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि आयोडीन को पहले आना चाहिए था और टेरिलियम को बाद में आना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो प्रॉपर्टीज अलग अलग हो रही थी, अगर वो ऐसा करते तो प्रॉपर्टीज अलग अलग हो रही थी। एक तो ये पेयर था, एक पेयर था कोई नहीं,
एक पेयर था कोई नहीं, इसको कैसे याद रखते हैं? तेरी इच्छा कोई नहीं। इसको कैसे याद रखते हैं? तेरी इच्छा। इसको कैसे याद रखते हैं? कोई नहीं। एक और पेयर था आर्गन और पोटेशियम, इसका मास था 40, इसका मास था 39, ये भी फेल हो गया। इसको याद रखने का तरीका है आमिर खान, इसको याद रखने का तरीका है कोई नहीं, इसको याद रखने का तरीका है तेरी इच्छा। बोलो बच्चों। एक और था ठंडी पेप्सी, एक और था ठंडी पेप्सी, तेरी इच्छा कोई नहीं, आमिर खान ठंडी पेप्सी। आमिर खान कह रहा है तेरी इच्छा है कोई नहीं, मत पी ठंडी पेप्सी। तेरी इच्छा है, आमिर खान कह रहा है तेरी इच्छा है ठंडी पेप्सी नहीं पीनी है तो कोई नहीं। तो ये वो पेयर है जहां इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी फेल हो गया। ये वो सारे पेयर हैं जहां इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी फेल हो गया। बच्चों इन्होंने प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी गलत कर दिया, जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया था, बट यहाँ पर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट ऐसे गलत हो गया, ये प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में इन पेयर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो करना भूल गए। इन केसेस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, भाई इंक्रीजिंग का मतलब होता है जिसका मास कम है वो पहले आएगा, जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा। अगर वो ऐसा करने जाते तो प्रॉपर्टीज अलग हो रही थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज को सिमिलर करने के चक्कर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के कंसेप्ट को गलत कर दिया। दूसरा बच्चों एक और डीमेरिट है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप दे दिया गया। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप दे दिया गया। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप दे दिया। जैसे गोल्ड को फर्स्ट बी में रख दिया, ये भी नोबल मेटल है, और प्लेटिनम भी नोबल मेटल है, इसको 8th ग्रुप में रख दिया। आप एनसीईआरटी से देखना हिस्ट्री ग्रुप। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में दे दिया, ये भी इनका डीमेरिट है। दूसरा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे अल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके साथ रख दिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों हमने मेंडलीव पूरा पढ़ लिया है। तो मेंडलीव की जो डीमेरिट्स थी उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाए। दूसरा, ये आइसोटोप्स को अलग अलग जगह नहीं दे पाए, उनको एक साथ रख दिया गया जबकि उनके मासेस अलग अलग थे। ये कुछ केसेस में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी इनका गलत हो गया। ये वाले पेयर वो वाले पेयर है, और इन्होंने जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको अलग अलग ग्रुप दे दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये बच्चों इनके डीमेरिट्स थे किनके? सर मेंडलीव की। तो जरा मैं फिर से एक बार इसको पूरा रिपीट कर दूं। मैं इसको एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दूं बच्चों, और वो ये क्या है जरा मेरी बात समझो। जरा एक बार रिपीट कर देते हो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों सबसे पहली बात कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of element are periodic function of their atomic masses. मेरी बात को जरा समझो। जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक मासेस का। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था बच्चों। इसका ये कहना था कि जो सेम प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद एक साथ आ जाएंगे। इसका कहना था कि सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक साथ आ जाएंगे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बच्चों 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको सीरीज बोला गया। बच्चों मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट से लेकर 7th तक, 7th ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम को डिवाइड किया सब ग्रुप ए और बी में। बच्चों जो 8th ग्रुप है, जो 8th ग्रुप है उसमें 3 रोज थी, 3 रोज थी जिसमें टोटल मिला के 9 एलिमेंट थे। और ये कौन से एलिमेंट थे? ट्रांजिशन मेटल थे, डी ब्लॉक मेटल थे, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम। बच्चों जो 0 ग्रुप था वो इनर्ट गैसेस को दिया गया था। आप एनसीईआरटी से पढ़ना इसको, है ना, देखना टेबल को, फिर मुझे बताना। जो 0 ग्रुप था वो इनर्ट गैसेस को दिया गया था बच्चों। और एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक ही ग्रुप के एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला बच्चों, एक बात और है, इनकी मेरिट में क्या था, मेरिट में क्या था इनकी बच्चों, अगर मैं मेरिट की बात करूं तो ये जिन एलिमेंट, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुए उनका भी इन्होंने नाम बता दिया, उनकी प्रॉपर्टीज बता दी और उनकी जगह छोड़ दी कि इस जगह जब भी ये डिस्कवर होंगे ये इस जगह आएंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये इतने जीनियस थे कि जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे इन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, उसके बारे में ये भी बता दिया ये जब भी डिस्कवर होंगे ये यहां आएंगे, ये कहां प्लेस होंगे, इधर प्लेस होंगे, उन्होंने उनके लिए जगह छोड़ दी थी। तो मेरिट में आता है जैसे ई का बोरोन, स्कैंडियम, ई का सिलिकन, सिलिकन के नीचे जगह छोड़ दी थी जर्मेनियम, ई का बोरोन, सिलिकन, स्कैंडियम, ई का सिलिकन, जर्मेनियम, ई का एल्यूमिनियम, गैलियम और ई का मैग्नीज, टेक्नीशियम। बच्चों मैंने बताया था इसको याद रखने का तरीका है बीएससी, इसको याद रखने का तरीका है सीता और गीता, इसको याद रखने का तरीका है आलू और गालू, और इसको याद रखने का तरीका है एमटेक। बच्चों आप ऐसे पढ़ सकते हैं, आलू और गालू ने बीएससी करी और सीता और गीता ने एमटेक किया। लड़कियां थोड़ी ज्यादा सीरियस होती हैं पढ़ाई को लेकर। ई का बोरोन मतलब स्कैंडियम, ई का सिलिकन मतलब जर्मेनियम, ई का एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, ई का मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। फिर बच्चों इन्होंने कुछ क्या करा, एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया कुछ एलिमेंट के, एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया कुछ एलिमेंट के, एटॉमिक मासेस में भी करेक्शन किया। आप बोलोगे किनका? यूं बेईमान इंसान और पंडित, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया था। यूं बेईमान इंसान और पंडित। तो ये तो बच्चों इनकी मेरिट थी, ये तो बच्चों इनकी मेरिट थी, ये तो इनकी मेरिट थी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये तो इनकी मेरिट थी। अगर मैं इनकी डीमेरिट की बात करूं, अगर मैं इनकी डीमेरिट की बात करूं बच्चों, अगर मैं इनकी डीमेरिट की बात करूं, अगर मैं इनकी डीमेरिट की बात करूं, डीमेरिट, तो इनकी जो डीमेरिट थी वो ये थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मिलती हैं और हैलोजन से भी मिलती है। तो पहली ड्रॉबैक ये था। दूसरा, ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इन तीनों को इन्होंने एक साथ रख दिया था, जबकि इनका
मास अलग अलग है तो इनको पोजीशन अलग अलग मिलनी चाहिए थी, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में भी ये फेल हो गए। तीसरा ये था कि प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में, प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को गलत कर गए। किस किस पेयर में गलत कर गए? कोई नहीं, तेरी इच्छा, आमिर खान, कोई नहीं, तेरी इच्छा, आमिर खान, ठंडा पेप्सी। इन सभी पेयर में ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को गलत कर गए। ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को गलत कर गए। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट इन्होंने इनको एक साथ रख दिया। प्रॉपर्टीज को सेम करने के चक्कर में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को इन पेयर में गलत कर गए। बच्चों और एक डीमेरिट जो इनकी थी, जो मेन डीमेरिट थी, वो ये थी कि जो डिफरेंट सेम एलिमेंट थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको उन्होंने किस में प्लेस कर दिया? डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। जैसे गोल्ड को फर्स्ट बी में रख दिया और प्लेटिनम को 8th ग्रुप में रख दिया, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट इन सेम ग्रुप। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो एलिमेंट सेम ग्रुप में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इन्हीं के ग्रुप में रख दिया गया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को। सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बच्चों, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपको कुछ समझ में आया तो मुझे बताना सही से, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब बच्चों एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर मॉसले। बच्चों एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर मॉसले। बच्चों एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर मॉसले। उन्होंने क्या किया, एक मेटल का सरफेस लिया और इस मेटल के सरफेस पर वो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे थे, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रहे थे। एनसीईआरटी कहती है इसको एक्सरे कह रहे हैं वो लोग। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रहे थे मेटल की सरफेस पर, तो ये मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन को तो एब्जॉर्ब कर लेता था और कुछ इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता था। जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक हुए ये उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे थे, ये उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। बच्चों क्या किया सर मॉसले ने, क्या किया, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सरे को मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे थे। और जो ये फ्रीक्वेंसी जो मेजर हुई, इन्होंने इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ इसका ग्राफ बना के देखा। फ्रीक्वेंसी जो मेजर हुई इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ ग्राफ बना के देखा। तो जब इन्होंने ये ग्राफ रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में बनाकर देखा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था।
ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, बट दिस ग्राफ नॉट शो अ क्लियर वेरिएशन विथ एटॉमिक मास। आप मेरी बात समझो, इन्होंने क्या किया, मेटल के सरफेस पर हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया, जिसको आप ये लोग एक्सरे भी कह रहे हैं एनसीईआरटी में, एक्सरे। और मेटल के सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट बैक किया। तो इन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की और इन फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ इसका कर्व बना के देखा। तो जब इन्होंने इस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट का कर्व एटॉमिक नंबर के साथ बना के देखा, तो ये कर्व कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। ये कर्व स्ट्रेट लाइन आया। तो बताओ क्या इक्वेशन बनी, रूट वी बराबर ए जेड माइनस बी, रूट वी बराबर ए जेड माइनस बी। यहां से इन्होंने बोला जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बच्चों इन्होंने जब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का कर्व बना के देखा है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो ये स्ट्रेट लाइन आया। ये कर्व ऐसे बनता है, y = mx + c को फॉलो करता है। एटॉमिक नंबर मतलब z। बच्चों ये कर्व इस तरीके से y = mx + c को फॉलो करता है। ठीक है, अब मेरी बात समझें, जब इन्होंने ये कर्व फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का बनाया तो वो वेरिएशन बिल्कुल शो नहीं कर रहा था, इररेगुलर वेरिएशन आ रहा था। बट जब इन्होंने ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का कर्व बना के देखा इस इक्वेशन को फॉलो करके, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो वहां से इन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसका फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बच्चों मेरी बात समझे, इन्होंने क्या किया, मेटल के सरफेस पे एक्सरे गिरा रहे थे, उस एक्सरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मेजर करके उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, उस एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ उसका ग्राफ बना के देख रहे थे। तो जब उन्होंने एटॉमिक मास के साथ वो कर्व बना के देखा तो वो कर्व इररेगुलर सा था, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था। बट जब वो कर्व उन्होंने रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच बना के देखा तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था इस इक्वेशन को फॉलो करके। तो वहां से उन्होंने बताया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है देयर एटॉमिक नंबर, और इसी बेसिस पे बनेगा बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारा बेसिक सारा पोर्शन क्या हो गया है बच्चों, खत्म हो गया है। बेसिक सारा पोर्शन खत्म हो गया। मेटल के सरफेस पे एक्सरे गिरा रहे थे, उस एक्सरे को रिफ्लेक्ट बैक करके उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे थे, और उस फ्रीक्वेंसी को उस एलिमेंट के, उस मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ उसका कर्व बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर के साथ जब ये कर्व बनाया तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन आया, बट कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहा था जब इसका कर्व किसके साथ बना रहे थे, एटॉमिक मासेस के साथ। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। इसी को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बच्चों यहां पर हमारा पूरा बेसिक खत्म हो गया। अगले टर्म पर हम लोग अब मेन पोर्शन पर आ गए हैं। अगले टर्म से पूरा बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, लोथर मेयर कर्व हम लोगों ने पढ़ लिया है, मेंडली पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ लिया है, डोबर्नियर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन बाय लेवुजियर पढ़ लिया है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया है, लोथर मेयर कर्व पढ़ लिया है। इतनी सारी चीजें आप मुझे बताएं कितना समझ में आया, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।